देख, तो अपन ना लास्ट टाइम रेडियस रेशियो पढ़े थे, है ना, और रेडियस रेशियो में अपन ने लिखा था, दैट इज रेडियस रेशियो अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था, और रेडियस रेशियो में अपन ने कहा था कि भाई अगर कोई ट्रायंगुलर वॉइड बनता है, ट्रायंगुलर वॉइड मतलब ये ऐसे तीन एटम को ऐसे रखेंगे और इनके बीच में अगर कोई छोटा सा एटम रखना है इधर, तो वो कितने बड़े साइज का एटम रखेंगे एज कंपेयर टू बड़े साइज के एटम। तो अपन ने कहा था यहाँ जो एटम रखा जाएगा ना, इसका रेडियस इनके कंपैरिजन में, इसका रेडियस जो होगा दैट विल बी 0.155 आर, इतना होना चाहिए रेडियस रेशियो। मतलब इस छोटे एटम का साइज ये होना चाहिए, बड़े एटम का रेडियस अपन ने आर ले लिया और छोटे एटम का रेडियस अगर अपन छोटा आर लेंगे तो। फिर अपन ने कहा था अगर हमारे पास कोई टेट्राहेड्रल वॉइड है, और अगर कोई टेट्राहेड्रल वॉइड है तो टेट्राहेड्रल वॉइड अपन को पता है ऐसे तीन एटम एक ही प्लेन में होते हैं और इस वॉइड पे एक बड़ा एटम रखा होता है। जैसे यहां पर ये जो एटम होगा ना छोटा वाला, इस एटम का सेंटर और ये तीनों का सेंटर एक ही प्लेन में होगा। ऐसे अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड में एटम रखें और वो वॉइड में जो एटम रखा होगा वो चारों एटम को टच करेगा, इसको 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 और ऊपर वाले एटम को, तो वो ना ये ट्रायंगुलर वॉइड से थोड़ा ऊपर की तरफ रखा होगा, क्योंकि अगर इस पे एक बड़ा एटम रखूंगा तो ये छोटा एटम उसको टच नहीं करेगा, अगर छोटा एटम उसको टच करेगा तो उसका साइज थोड़ा बड़ा होगा, तो अपन ऐसे रख सकते हैं। तो फिर इस एटम का साइज बड़े एटम के कंपैरिजन में कितना होता है? 0.225 आर होता है। दैट इज द साइज ऑफ स्मॉल एटम दैट कैन बी कम्ड इनटू द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर बड़े एटम का साइज पता है तो छोटे एटम का मैक्सिमम साइज कितना आ सकता है वो ये होता है। हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाया था, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भी ऐसे ही था कि अगर चार एटम अपने पास हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो पढ़ा होगा जो भी, मतलब अगर लास्ट टाइम नहीं अटेंड किया है तो उसमें जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो यहाँ पर एक एटम रखना होता है अपन को वॉइड में, लेकिन इसमें एक ऊपर से भी एटम रखा होता है और एक बॉटम साइड से भी एटम रखा होता है, और ये छोटा एटम जो होता है वो सभी को टच करता है। तो इस एटम का साइज जो होता है बड़े एटम के कंपैरिजन में वो 0.414 आ होता है। ये अपन लास्ट टाइम पढ़े, और भी काफी सारा अपन ने कंपाइलेशन भी किया था और भी बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन जिन्होंने नहीं अटेंड किया है उनको कम से कम ये तीन तो पता होना ही चाहिए। इसके अलावा अपन ने क्यूबिकल वॉइड, स्क्वायर प्लेनर वॉइड, कोऑर्डिनेशन नंबर, अपन ने काफी कुछ डिस्कस किया था रेडियस रेशियो में। लेकिन आज अपन को मतलब जो डिस्कस करना था वो था, मतलब मेनली इट इज जो डिस्कस करना है अपन को वो है क्वेश्चंस डिस्कस करने थे अपन को। आई थिंक अपन ने डेंसिटी भी डिस्कस किया था लास्ट टाइम, फिर हमने डेंसिटी ऑफ सॉलिड भी डिस्कस किया था, ऑफ यूनिट सेल भी डिस्कस किया था। तो अगर अपन ने यूनिट सेल का डेंसिटी बताना है तो अपन यूनिट सेल ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल में अपन लिखेंगे भाई डेंसिटी अगर कैलकुलेट करना है तो किसी भी यूनिट सेल में एटम्स होंगे और खाली जगह भी होगी। खाली जगह अगर ज्यादा है तो डेंसिटी कम होगी, खाली जगह अगर कम है तो डेंसिटी ज्यादा होगी। तो डेंसिटी होता है किसी भी यूनिट सेल का मास ऑफ एटम इन द यूनिट सेल, एटम इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब मास ऑफ एटम का मतलब होता है कि भाई अगर हमें कैलकुलेट करना है कि मास ऑफ एटम, तो हम सबको पता है कि अगर अपन को किसी एक एटम का मास कैलकुलेट करना है तो जैसे अपन लिखेंगे, भाई देखो जो पीरियोडिक टेबल में अपन को लिखा होता है ना, जैसे सोडियम है, तो अगर मैं 23, सोडियम होता है 23 ग्राम्स, तो ये 1 मोल का मास होता है। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिखता हूं तो मास ऑफ 1 मोल, ये 1 मोल का मास है। और अगर मास ऑफ 1 एटम लिखना है अपन को तो 1 एटम ऑफ सोडियम, तो अपन क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 23 ग्राम को एवोगाड्रो नंबर से, 10 की पावर 23। और अपन सबको पता है एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 1 बाय एवोगाड्रो नंबर। तो ये तो हो गया 23 ग्राम, और 1 बाय एवोगाड्रो नंबर होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। अपन को सबको पता है कि ये क्या होता है, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम क्या होता है, एएमयू। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 23 और 1.66 10 टू द पावर -24 ग्राम होता है एएमयू, तो अपन इसको लिख सकते हैं एएमयू। तो अगर पीरियोडिक टेबल में जो मास गिवन होता है अगर अपन उसे ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल का मास है, और एएमयू में लिखेंगे तो एक एटम का मास, राइट। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है भाई, एक एटम का मास, तो अपन कहेंगे कि ठीक है हमारे पास, हमें तो ये पता होता है कि किसी भी यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, भाई जेड इफेक्टिव पता होता है ना अपन को। तो एक एटम का मास कितना होता है, तो अपन कहेंगे देख भाई किसी का भी एटॉमिक वेट ले लो,
ग्राम में और डिवाइड कर लेना Na से, एवोगैड्रो नंबर से, तो एक एटम का मास आ जाएगा। और Z इफेक्टिव से मल्टीप्लाई कर लेना तो पता चल जाएगा कि उस यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, तो टोटल मास कितना होगा उन एटम्स का। एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, एक एटम का मास होगा किसी का भी। और Z इफेक्टिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो Z इफेक्टिव मतलब नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल होता है। और डिवाइड कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अगर क्यूब है तो मैं ए क्यूब कर लूंगा, हेक्सागन है तो अपन को पता है क्या करना है। तो डेंसिटी अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा, किसी भी यूनिट सेल का डेंसिटी अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो आप मुझे ये बताओ कि किस टाइप का यूनिट सेल किस एटम से बना हुआ है। अगर एफसीसी कहोगे तो Z इफेक्टिव 4 हो जाएगा, बीसीसी कहोगे तो Z इफेक्टिव 2 हो जाएगा, और सिंपल क्यूबिक कहोगे तो Z इफेक्टिव 1 हो जाएगा। किस एटम से बनाया है तो मैं बता दूंगा कि एक एटम का मास कितना है, यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, तो टोटल मास यूनिट सेल में कितना होगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। वॉल्यूम जो होगा जनरली अपन सेंटीमीटर क्यूब में ले लेंगे, और इसको अपन ने ग्राम में ले रखा है तो डेंसिटी अपने पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये दोनों तो कांस्टेंट्स हैं, यूनिट का अपन ध्यान रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, राइट। तो मैंने आपसे कहा था कि अपन नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस करेंगे, तो अभी अपन थोड़ा सा क्वेश्चंस करेंगे, और फिर कहा भी था मैंने कि आप पढ़ के आना यूनिट सेल्स को, जितना अपन ने पढ़ा वो पढ़ के आना। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्योंकि अब तक अपन ने, मैंने आपको सिर्फ बताया है कि ऐसे ऐसे यूनिट सेल होता है या किस टाइप से अपन को पूछेंगे, लेकिन क्वेश्चन अभी अपन ने नहीं किए। तो मैं जो भी अपन ने पढ़ा उसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे आप और थोड़ा सा पढ़ के, क्योंकि अब थोड़ा पढ़ के ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं, कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन of two-dimensional solid. If radius of atom is, या हमें पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो रेडियस बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे भी 2D सॉलिड गिवन है। अब इसका एक बार पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करके बता दो मुझे, ऐसे गिवन है, एक स्क्वायर बनाने वाला हूं मैं, और इसका पैकिंग फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करके बताना है। इसका पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। What will be the packing fraction of two-dimensional solid? This. मैंने पैकिंग फ्रैक्शन पूछा है, मैंने Z इफेक्टिव नहीं पूछा, अपन ने पैकिंग फ्रैक्शन पूछा मैंने आपसे, नॉट Z इफेक्टिव। मैंने आपसे पैकिंग फ्रैक्शन पूछा है, Z इफेक्टिव नहीं। Z इफेक्टिव 2 होगा, दैट इज करेक्ट, बिकॉज एक तो पूरा एटम ये है, टू डायमेंशनल सॉलिड है, तो एक पूरा एटम ये होगा, और 1/4 अपन इन एटम को ले लेंगे कि भाई ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, और ये भी 1/4 है, तो इधर से 1/4, सो Z इफेक्टिव ये तो 1/4 है, तो Z इफेक्टिव विल बी 1/4 into 4 और +1 इन द सेंटर, तो 2 हो गया। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है कि पैकिंग फ्रैक्शन होता है दैट इज एरिया ऑक्युपाइड, टू डायमेंशनल है तो एरिया की बात करेंगे अपन, एरिया ऑक्युपाइड बाय एटम्स बाय एटम डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, है ना, टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल। तो ठीक है, अभी पैकिंग फ्रैक्शन की बात करूंगा तो मैं कहूंगा ठीक है, एरिया ऑक्युपाइड बाय एटम कितना हो गया, तो एरिया ऑक्युपाइड बाय एटम विल बी व्हाट, भाई Z इफेक्टिव इनटू हो जाएगा, एक एटम का एरिया तो पाई आर स्क्वायर है, और Z इफेक्टिव हो जाएगा टोटल एटम का एरिया, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा इस यूनिट सेल का, दैट विल बी इक्वल टू A स्क्वायर हो जाएगा। तो जरा कैलकुलेट करके बता दो मुझे कितना आया। π/4 π/4 आया, देखो भाई सबको π/4 आना चाहिए मेरे पास, मतलब इधर आ गया 2 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय A, कितना आएगा अपने पास भाई, A कितना होगा बताओ,
4r/√2. तो ए अपने पास आ जाएगा, इस फेस डायगोनल से कैलकुलेट कर लेंगे फेस डायगोनल, तो ए विल बी इक्वल टू, है ना, अपन ऐसे कर सकते हैं √2 ए इज इक्वल टू 4r, सो ए विल बी इक्वल टू 4r/√2. ले भाई अपने पास 4r/√2 आ गया, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो अपने पास कितना आएगा अगर अपन स्क्वायर करेंगे, तो इट विल बी 2 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको तो 2 कर लेते हैं, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय एक और बार 2 हो जाएगा, ये 4 इंटू हो जाएगा अपने पास कितना, आर स्क्वायर कैंसिल करो, 4 को कैंसिल करो, अपने पास पाई/4 आ रहा है, राइट ना, तो 2r तो नहीं हो सकता था अपना, ठीक है, 2r तो ये a विल नॉट बी इक्वल टू 2r, अपन को पता था, क्योंकि 2r क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज ये दोनों आपस में टच थोड़ी करता है, तो a विल बी लार्जर देन 2r, अपन को पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन का अपन को थोड़ा आइडिया तो है ही, शुरू में भी मैंने आपको काफी पैकिंग फ्रैक्शन में बताया था, डेंसिटी अपन कैलकुलेट करेंगे, बट पहले अपन थोड़ा सा एक एक यूनिट सेल को डिसाइड करते हैं। अब देखो, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमरफस सॉलिड, सारे लिक्विड, सारे गैस और अमरफस के मैंने आपको वो भी बताया एग्जांपल्स। हाँ, थोड़ा थोड़ा ये जरूर हो सकता है कि अपन सबको पता था कि भाई व्हाट इज आयनिक सॉलिड, व्हाट इज कोवेलेंट सॉलिड, व्हाट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड व्हाट इज मेटालिक सॉलिड, 4 टाइप के सॉलिड्स अपन ने पढ़े। ध्यान रखना, स्कूल में अपन से ये पूछते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा एनसीईआरटी भी सॉल्व करो, अगर स्टेट बोर्ड का बुक है तो वो भी सॉल्व करो, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एग्जाम्पल लिख के, अपन ने क्लास में पढ़ा हुआ है वैसे सारा कुछ। कोवेलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। कोवेलेंट सॉलिड मतलब ये जॉइंट मॉलिक्यूल होगा, जैसे ग्रेफाइट डायमंड है, लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड जैसे आइस हो गया, दैट इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड, लाइक दैट। तो जो छोटे छोटे सॉलिड्स होते हैं ना, उनको अपन कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। जो छोटे छोटे सॉलिड्स होते हैं उनको अपन बस सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो CO2 सॉलिड ड्राई आइस होता है इस टाइप से, तो अपन इनको मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोल सकते हैं, वो कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, बट सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, तो अपन उसे मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये जाइंट मॉलिक्यूल हो जाएंगे, डायमंड है, ग्रेफाइट है, कार्बोरेंडम है, सिलिकॉन, राइट ना, ऐसे सिलिकेट्स हैं, वो सब जाइंट सॉलिड में आते हैं, तो दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत बहुत हाई होते हैं इनके कंपैरिजन में, इनके मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत कम होता है, वाटर होगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इनके बॉइलिंग पॉइंट, अगर अपन डायमंड की बात करेंगे तो इट विल बी अराउंड, डायमंड की अगर अपन बात करेंगे तो डायमंड तो भाई बहुत ज्यादा होता है, डायमंड तो 3850 मतलब 4000 केल्विन के आसपास ले सकते हैं अपन, इस डायमंड का मतलब हो गया, डायमंड तो 4000 केल्विन के आसपास हो सकता है, तब तो वो बहुत ज्यादा होगा। तो जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत 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 ज्यादा, कोवेलेंट सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट बहुत, तो उस टाइप का डिफरेंशिएशन नहीं चाहिए अपन। फिर उसके बाद मैंने आपको काफी सारा पार्ट जो अपन ने बनाया था ना, कैमॉट लिख लो, ठीक है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और अपन ने ऐसे लिखा था, वो नंबर्स वगैरह वो सारे याद होने चाहिए, उससे अपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व। फिर मैंने एजेस के लिए बताया था HT, CR एंड MOT, फिर मैंने एंगल्स के लिए भी बताया आपको, तो वो सारे पार्ट आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है। और अभी तो मैं उनसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, लेकिन बाद में मैं क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, ठीक है। रिवीजन के टाइम काफी क्वेश्चन पूछते हैं अपन उससे, और क्वेश्चन भी बनाऊंगा मैं उससे। मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ SCP सॉलिड। अपन को सिंपल क्यूबिक पैकिंग जो होता है ना, उसका पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करके बताना है। इफ एनी 4 फेस centers are occupied by ideal size of atom, आइडियल साइज ऑफ एटम का मतलब जितना वो उसमें फिट आता है उसको कहते हैं अपन आइडियल साइज ऑफ एटम, इज ऑक्युपाइड बाय आइडियल साइज ऑफ एटम, वो अपन, ठीक है।
is occupied by ideal size of atom. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई कोई बात नहीं, पैकिंग फ्रैक्शन तो अपन को पता है. नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट अ 3D सॉलिड्स, और 3D सॉलिड में पैकिंग फ्रैक्शन तो उनको पता. 3D सॉलिड में पैकिंग फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं अपन, तो अपन कहते हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब. ठीक है ना, तो अपन कहेंगे वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब को अपन कहते हैं दैट इज राइट पैकिंग फ्रैक्शन. तो ठीक है, आप कैलकुलेट करके बताओ एक बार, अगर आइडियल साइज ऑफ एटम अपने पास, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं, आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ. इसमें आपने मुझसे पूछा है कि सिंपल क्यूबिक मतलब एक फेस ऐसे दिख रहा होगा. सिंपल क्यूबिक का एक फेस अपन को ऐसे दिखता है, ये अपन को पता है सिंपल क्यूबिक. और सिंपल क्यूबिक का यूनिट सेल जो होता है वो ऐसे होता है, अपन को पता है भाई. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की अगर अपन बात करेंगे तो इट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अपन ऐसे बात कर सकते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. अब इसमें कॉर्नर वाले एटम आपस में टच करते हैं, वो तो दिख ही रहा है, एक फेस लिखा ना अपन ने, ये पीछे वाला फेस अपन ने बनाया, उसके ऊपर 4 और एटम रखे, तो ये आगे वाला फेस. अब इसमें अपन क्या चाहते हैं, इसमें अपन चाहते हैं कि आइडियल साइज का एटम रखा जाए इनके फेस सेंटर्स में, मतलब किसी भी 4 फेस सेंटर पे. तो 4 फेस सेंटर मान लेते हैं, ये वाले हो गए 4 फेस सेंटर जिनमें रखते हैं. मतलब आप चाहते हो कि इसके फेस सेंटर में, जो यहाँ पर जो सेंटर में बन रहा है ना ये, तो यहाँ पर एक एटम रखा जाए जो फेस सेंटर पे, और वो आइडियल साइज का हो, मतलब चारों को टच करता हो. हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, अपन कहेंगे देख भाई पैकिंग फ्रैक्शन होता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल occupied by atoms divided by volume of unit cell. हमें तो इससे मतलब है यूनिट सेल, बस टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से डिवाइड करना है. तो क्या करेंगे अपन, पैकिंग फ्रैक्शन अपन को पता है, इसको लिखना है तो अपन को z इफेक्टिव इनटू 4/3 पाई r क्यूब करना पड़ेगा, और क्यूब है तो a क्यूब करना पड़ेगा, बाकी आप अपने आप बताओ. देखो ये क्वेश्चन में आपके आपके थोड़ा कि आप सोचोगे, उसलिए मैं आपको दे रहा हूं ये क्वेश्चंस. इसलिए मैं चाहूंगा इन क्वेश्चंस को मैक्सिमम आप सॉल्व करो, क्योंकि आप ही के लिए तो मैंने मतलब क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं, कि आप जब मैक्सिमम क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको समझ में आएगा, अच्छा अच्छा ऐसे पढ़ना होता है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, तो वो अपन देखेंगे. तो चलो जरा सॉल्व कर लेते हैं अपन. 1 मिनट है, मैं इसको लगाऊंगा, थोड़ा सेट हो जाए कैमरा. तो अपन बताएंगे, अभी सेट हो गया होगा. अब बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ये आपके पास है दिमाग पे, आपके ये चलना चाहिए, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट्स. कैसे करोगे? और डिफिकल्ट नहीं है कि तुम सोचो कि नहीं कुछ बहुत बड़ा कंसेप्ट पढ़ाया होगा सब में, अपन कर सकते हैं. 5/3 एक मिनट मुझे कैलकुलेट, नहीं इम्पॉसिबल, जो तुम बता रहे हो वो तो बेटा इम्पॉसिबल है. देख जो तुमने मुझे आंसर दिया ना वो 5/3 दिया, 5/3 का मतलब हो गया 3.14 डिवाइडेड बाई 3. 1 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता ना, फ्रैक्शन तो 1 से कम ही होगा बेटा. तो नहीं होगा वो 52%. एक्चुअली 52% तो जब अपन ने वो लिखा था ना 52% तो अपन ने जब लिखा था वो जो था ना, जब ये छोटे एटम नहीं डाले थे तब लिखा था अपन ने. अभी तो आपने छोटे एटम भी डाल रखे हैं, छोटे एटम डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो मुझे थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा पैकिंग फ्रैक्शन. सर सर ऐसा करेंगे, मतलब नॉर्मल सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का जैसे निकालते हैं, z इफेक्टिव इनटू 4/3 अपॉन a क्यूब प्लस 4 इंटू 1/2 इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल फिल्ड स्पीयर्स अपॉन a क्यूब. और सर वो उसका चार्ज रेशियो से निकाल लेंगे. बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बोला.
सही बोले, कैलकुलेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब यू आर टेलिंग मी दैट, वो कह रहा है कि सर देखो ये तो मैं बड़ा यूनिट सेल है उसके लिए कर लूंगा, और इसी में मैं ऐड कर दूंगा छोटे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्मॉल एटम्स, इनको इसी में ऐड कर दूंगा और टोटल वॉल्यूम तो वही रहेगा, कर दो। भाई फ्रैक्शन आपने यही तो लिखा, वॉल्यूम ऑफ एटम यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑक्युपाइड बाय एटम, तो जितने एटम्स हैं चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो भी ऑक्युपाई करेगा वो लिख लेंगे। कर दो, बिल्कुल करो। एक अंदाजे से कैलकुलेशन करके बता देना। अरे यार ये कैमरा तो बड़ा परेशान कर रहा है। तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं 1 मिनट सेट करता हूँ। बट जैसे मान लो तुमको गिवन है, अब पहले जो बड़े वाले एटम थे उनका तो इफेक्टिव 1 था, क्योंकि ये तो 1/8 हो गया, तो इसमें हो गया 1 इंटू बड़े वाले एटम को ले लेते हैं अपन पाई आर क्यूब, क्योंकि इनमें तो रेडियस आर ले लेते हैं। छोटे वाले एटम में अपन को पता है कि भाई देख, छोटे वाला जो एटम होता है ना, ये वाला एटम, ये तो हमारे यूनिट सेल में आधा ही होगा ना, फेस सेंटर पे है ना, क्योंकि फेस वाला एटम तो इसमें आधा होगा और आधा दूसरी तरफ होगा, फेस सेंटर एटम। तो इसका मतलब है एक फेस से हाफ एटम होगा, फेस पे जो भी एटम होता है वो हाफ ही होता है हमारे यूनिट सेल में। तो 1/2 इंटू 4 हो गया, तो मतलब 1/2 हाफ एटम ऐसे 4 हो गए, हाफ एटम ऐसे 4 हो गए अपने पास। और हाफ एटम अगर अपने पास 4 है तो अपन कहेंगे मल्टीप्लाई बाय 4/3, इनका वॉल्यूम ले लेते हैं। तो अब जो यहां पर एटम रखा होगा वो बड़े एटम के कंपैरिजन में कितने बड़े साइज का होगा, तो अपन कहेंगे देखो सर, ये ना स्क्वायर प्लेनर वाला एटम है जो ऑक्टेटल वॉइड में भी होता है, तो इसका जो साइज होगा वो 0.414 आर होगा, स्मॉल एटम का साइज, ये अपन को पता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन इधर रेडियस की जगह क्या लिखेंगे, इधर कितने बड़े साइज का एटम है इसके कंपैरिजन में 0.414 आर के बराबर है, तो 0.414 आर के बराबर है, और इसका कर लेते हैं क्यूब। सिंपल क्यूब होगा तो 2r का क्यूब हो जाएगा, एज लेंथ विल बी 2r, बिकॉज ये दोनों एटम आपस में टच करेंगे, सो a विल बी इक्वल टू 2r, अपन को पता है सिंपल क्यूब। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आंसर आप लोगों को समझ में आ गया और कुछ स्टूडेंट ने आंसर बताया भी। तो 4/3 पाए तो अपन कॉमन ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं अपन आर क्यूब प्लस 1 पॉइंट, इधर अपन लिखेंगे 0.414, और आर क्यूब भी बाहर ले लेते हैं अपन, तो है ना, आर क्यूब भी बाहर ले लेंगे अगर अपन, तो यहाँ पर अपने पास क्या बचेगा, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर अपने पास बचेगा, ये कैंसिल होगा, सो 2 इंटू लिख लेंगे अपन, 2 इंटू 0.414, और इसका लेकिन अपन को क्यूब लिखना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाय, ये तो 2r का क्यूब है, सो 2r का क्यूब है, सो 8r क्यूब आएगा अपने पास, ये तो कैंसिल हो गया अपने पास r क्यूब। बाकी अपन क्या करेंगे, तो बाकी अपन सॉल्व करके बता देंगे, अब अपन को कोई डाउट नहीं। अब अपन क्या करेंगे, तो अपन कहेंगे देख भाई 4/3 पाए, आर क्यूब तो कैंसिल कर लिया आपने, ये ना, ये आएगा अपने पास 4 इंटू 4 इंटू 4, 64, 0.07 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0.07 इंटू 2, 0.14, सो मेरे पास 1.4 है ना, 0.14 आ रहा था ना अपने पास 14, सो 1.14 आ गया, ये आ गया मेरे पास, और डिवाइड बाय कितना होगा, 8 होगा अपने पास। कर देते हैं सॉल्व, अपन सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया। लो भाई कर लो सॉल्व, कितना आ रहा है अपने पास, तो 4/3, ये हो गया पाई इंटू 1.14 डिवाइडेड बाई करते हैं 8, तो 8 ये 2 आ जाएगा, इसका मतलब है अपने पास π/6 से थोड़ा सा, मतलब क्योंकि π/6 अपन को पता है क्या होता है, π/6 जो अपन को आ रहा है, अपन कहेंगे π/6 से थोड़ा सा ज्यादा अपना आंसर आएगा, π/6 से अपना आंसर थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा,
π/6 से ना थोड़ा सा, क्योंकि मेनली अपने पास π/6 ही आ रहा है, तो π/6 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा तो अपन उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो पाई कितना होता है 3.14, और 3.14 को अगर अपन 3.2 डिवाइडेड बाय ऐसे कर लेते हैं, तो 3.2 डिवाइडेड बाय 6 के आसपास कर लेते हैं। तो π/6 अपन ने पहले कैलकुलेट किया था 0.52 आता है, 0.52 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.52 1.414 से, उतना कैलकुलेशन कर लो तो, है ना, क्योंकि अपन ने 3.14 पहले अपन ने डिवाइड कर रखा है 6 से, 0.52 आता था, और 0.52 को मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन उसको 1.14 से, तो अपना आंसर 0.59 के आसपास आ जाएगा, दैट विल बी द आंसर। तो अपना आंसर जो आ रहा है दैट इज 0.59। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया था। अगर ये छोटे वाले एटम नहीं होते ना तो 0.52 आंसर आता है, ये अपन ने पहले पढ़ रखा, अगर छोटे वाले एटम नहीं होते वो अपन ने पहले पढ़ रखा। जब आप छोटे छोटे एटम अगर वॉइड में भी रखोगे तो फिर उस केस में अपन उसे चेंज करेंगे। अगर किसी को डाउट है तो वो बोल सकता है कि इनको डाउट है, मैं वापस एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बस हमें ये चेक करना था कि अगर छोटे एटम से अपन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाई कर देते हैं तो फिर बड़े वाले एटम से अपन मतलब सभी एटम का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं, वॉल्यूम बाय लार्ज एटम, वॉल्यूम बाय स्मॉल एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ये क्या है? सर तो एग्जाम में ये पूरे सम ऐसे ही सॉल्व करने हैं स्टेप बाय स्टेप? मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेगा वो ज्यादा फायदे में रहेगा रादर देन कि जो स्टूडेंट थोड़ा शॉर्टकट मारेगा। नहीं, मैं तो क्या करता ना, मुझे एक बात पता था, देख 0.52 है, इसमें इसको और ऐड कर देता 1/2 इंटू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 0.414 क्यूब, आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2r, अपन को पता ही था, इसको और ऐड कर लेता। तो ये तो मुझे पता ही था, मुझे पता था कि 0.52 से बड़ा आने वाला है और 0.74 से छोटा आने वाला है, क्योंकि 0.74 तो तब आता है ना जब बहुत मतलब अपन सारे फेस सेंटर फिल करते हैं सेम साइज के एटम। तो एक अंदाजे से अपन ये सॉल्व कर लेते हैं कि भाई कितना आना चाहिए इधर, तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं ये वाले पार्ट को सॉल्व करके ऐड करके बता देते हैं। ठीक है ना, ये तो मैं कभी कभी होता है ना समझाने के लिए अपन को करना है, वरना मैं तो क्वेश्चन पढ़ता और इसको लिख के और इसको लिख के और आपको सीधा आंसर बता देता, ये आंसर है, वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता। सर अभी फाइनल आंसर क्या है? 0.59 लिखा ना अपन ने, 0.59 आ रहा है। सर अगर न्यूमेरिकल्स में अप्रोक्स है तो 0.60 लिख सकते हैं ना, या 0.59 ही लिखना है? हाँ नहीं, अगर 0.06 एक्चुअली क्या था, अगर कभी कभी क्या होता है ना कि वो जैसे मेंस में तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मेंस में तो वो नहीं पूछेंगे इतना, वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन देंगे अपन को, लेकिन एडवांस में वो क्या करते हैं कि जैसे आपका आंसर आ रहा है 23.45, ये एग्जैक्ट आंसर है, तो वहां पर रेंज लिखते हैं वो 22 पॉइंट इससे लेके आपका यहां तक करेक्ट आंसर होगा। अब ये बहुत बड़ा रेंज नहीं है, तो छोटा रेंज हुआ है, तो है ना, बहुत छोटा रेंज हुआ, मतलब डेसिमल के सेकंड प्लेस तक सॉल्व करवाते हैं वो। अगर डेसिमल के सेकंड प्लेस तक सॉल्व करवाएंगे तो अपन फिर 0.59 ही लिख पाएंगे, अपना आंसर गलत ना हो जाए, क्योंकि लास्ट में वो ऐसे भी बोल देंगे ना, प्रेडिक्ट योर आंसर आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 100, तो 59 आंसर है, 60 नहीं है, अपन फंस जाएंगे, तो अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा, वैसे वो कैलकुलेशन इजी देते हैं, जब भी सेकंड प्लेस तक अगर पूछेंगे ना तो कैलकुलेशन इजी देते हैं, ताकि बच्चे मतलब कैलकुलेट कर पाए, वह ऐसा ना हो कैलकुलेशन में ही फंस गए। और कुछ बच्चे स्मार्टली सॉल्व भी कर लेते हैं, कुछ कुछ पार्ट दे देते हैं वो वहां पर, जैसे मान लो किसी का स्क्वायर है ना, और कोई नंबर अजीब सा नंबर है 9 इंटू 2.9 इंटू ऐसे, है ना, 5.3 और डिवाइडेड बाय सपोज 1.638,
तो वो क्या करेंगे ना, इसका रूट क्वेश्चन में डाल देंगे कि भाई, और इसमें मान लो ऐसे आ रहा है 10 की पावर 10, तो वो क्या करेंगे ना, वो अपन को ना इसका रूट डाल देंगे उसमें। इसका रूट जो है ना, वो कहेंगे कि देखो भाई इस नंबर का रूट कितना है, वो अपन को क्वेश्चन में दे देंगे। तो अपन को ये तो पता चल जाएगा यार ये नंबर आना चाहिए, लेकिन इसके लिए अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा कि ये पावर कितना आ रहा है, वरना तो यहीं से देख लेते हैं कि कितना रूट आ रहा है। तो इस टाइप से वो कैलकुलेशन इजी कर देंगे, या फिर अपन को कैलकुलेशन इजी देंगे। तो वो दोनों में से कोई एक पार्ट, बाकी अपन को कैलकुलेशन आना ही चाहिए। मतलब मैं ये देखता हूं अच्छा अच्छा स्टूडेंट भी 80% वो कैलकुलेशन मिस्टेक ही करता है। क्वेश्चन पूरा सॉल्व करो और हैबिट भी डालो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कम भी कर दोगे सॉल्व करना तो भी चलेगा, लेकिन पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट होनी चाहिए आपकी। ठीक है, चलो अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन, है। अच्छा मेरे पास अब दूसरा क्वेश्चन है। अब थोड़ा सोचना पड़ता है, मतलब ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल एकदम सीधा सीधा थोड़ी दूंगा कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एस। थोड़ा सोचते हैं ना, अपन ने इतना सॉल्व किया है तो। ठीक है, चलो अपन देखते हैं क्या है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में अपने पास है, इन अ बीसीसी यूनिट सेल, बॉडी सेंटर है ना, इन अ बीसीसी यूनिट सेल, in a BCC unit cell, calculate the ideal size of atom that can be kept at the phase center, that can be kept at the phase center, at the phase center। ठीक है ना, उसके फेस सेंटर पे अपन उसको रखेंगे एट द फेस सेंटर, एंड ऑल्सो कैलकुलेट इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आइडियल साइज ऑफ एटम का मतलब हो गया, मैं रेडियस पूछ रहा हूँ आपसे, है? मैं आपसे रेडियस पूछ रहा हूँ उसका, आइडियल साइज ऑफ एटम जो रखना है उसका रेडियस क्या होगा। ऑल्सो कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताना है। Assume the size of larger atom is 1 सेंटीमीटर। तो बड़ा वाला एटम जिससे अपन यूनिट सेल बनाएंगे उसको अपन अज्यूम कर लेते हैं दैट इज 1 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या किया ना, क्वेश्चन को इजी रखने के लिए अपन ने 1 सेंटीमीटर ले लिया, कि बड़े वाला जो कैपिटल आर अपन लिखते हैं उसको अपन 1 सेंटीमीटर अज्यूम कर लेते हैं, सो दैट क्वेश्चन अपना इजी रहे। सो दैट कि अपना क्वेश्चन इजी रहे।
अच्छा तुम लोग मुझे एक बात बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कैलकुलेट किया पहले तो ये बताओ तुम मुझे, है ना? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया ये बताओ। जो फेस सेंटर पे अपन एटम रखेंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 6 तो गलत है। चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि गलत आया तो मतलब गलत है, बट आई विल बी हैप्पी कि मतलब तुमने आंसर दिया। अगर आंसर दोगे तो आई विल बी मोर हैप्पी कि हाँ यार ठीक है ना, मतलब अपन को फर्क थोड़ी पड़ता है कि भाई ठीक है गलत आया लेकिन अपना आंसर तो दिया आपको। दैट विल बी इंटरैक्टिव सेशन। तो 6 तो नहीं होगा, 12 तो हो ही नहीं सकता, बीसीसी में 12 तो इम्पॉसिबल है। 4 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। अब अगर कोई 5 बोलेगा ना तो मैं कहूंगा फिर वो मजाक करना शुरू कर दिया, इसलिए 5 तो नहीं होगा। ठीक है। अच्छा मैं तुमको हिंट देता हूँ, ठीक है ना? अगर अपन बीसीसी, पहले अपन बीसीसी यूनिट सेल देख लो भाई पहले, मतलब बीसीसी यूनिट सेल कैसे होता है पहले वो देख लो, उसके बाद फिर तुम मुझे बताना है। बीसीसी यूनिट सेल को देख लो पहले तो। ये उसका फेस है जिस पे अपन को एटम रखना है। मैं एक बार इसको और ऐसे कर लेता हूँ, एक और बना लेता हूँ इसे। अपन ऐसे एक और बना लेते हैं, एक और बनाते हैं। तो अगर अपन एक और बनाते हैं तो विल गेट लाइक दिस कि भाई ऐसे अपने पास यूनिट सेल, ये कॉर्नर वाले एटम होते हैं। यहाँ कॉर्नर वाले एटम होंगे तो अपन को पता है कॉर्नर वाला एटम होगा, है ना? सभी में कॉर्नर वाला एटम होगा। बीसीसी में यूनिट सेल बनाने की जरूरत नहीं सर आपको। अपन को ये पता है कि बीसीसी में एक बॉडी सेंटर एटम इसका भी होगा, एक बॉडी सेंटर एटम इसका भी होगा। ये चारों एटम इसको टच करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। बॉडी सेंटर में तो सभी कॉर्नर एटम सेंटर वाले को टच करते हैं, मतलब ये चारों एटम इसको भी टच करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। कोई भी कॉर्नर वाला एटम हो सब बॉडी सेंटर को टच करते हैं, लेकिन कॉर्नर वाला एटम कोई आपस में टच नहीं करते। कॉर्नर वाले एटम आपस में टच नहीं करते। अब अपन को क्वेश्चन में क्या कहा गया? अपन को क्वेश्चन में कहा गया कि बताओ इधर कितने बड़े साइज का एटम रख सकता हूं मैं। इसका साइज कैलकुलेट करना है अपन को, इसका साइज, ये साइज कैलकुलेट करनी है अपन को। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हो आप, इसलिए ना तो अपन 5 बताएंगे ना अपन 8 बताएंगे। और 6 मैंने मना कर दिया, 4 भी मैंने मना कर दिया। अब बताओ किसी को डाउट है तो? 7 तो एटम भी नहीं दिख रहे बेटा, 8 और 7 की तो बातें नहीं करेंगे, 6 एटम दिख रहे हैं अपन को, 6 आपने मना कर दिया, 8 तो एटम भी नहीं दिख रहे मुझे। ब्लू वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा हूं मैं, कैलकुलेटेड कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा देखिए एक बात, अपन को एक बात पता है, मतलब जो चीजें अपन को पहले से पता है उन पे उनको देखते हैं। कॉर्नर एटम कैनॉट टच ईच अदर, body center atom can touch each other, all corner atom, all corner atom, ठीक है? जो बॉडी सेंटर एटम होते हैं ना वो सभी कॉर्नर वालों को टच करते हैं, इधर वाले कॉर्नर वाले होंगे उनको भी टच करेगा। अपन क्या करेंगे, पहले अपन को एक बात पता है कि जो रेड वाला एटम है और जो ब्लैक वाले एटम्स हैं उससे अपन ये देख लेते हैं कि इसका एज लेंथ कितना होगा। ए इज नॉट इक्वल टू 2r, ये अपन को पता है, कॉर्नर वाला एटम में आपस में टच करते ही नहीं। तो अपन लिखते हैं भाई 4r विल बी इक्वल टू √2a, ऑब्वियसली बॉडी डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 4r। अच्छा 4r में अपन क्या करते हैं कि ये दोनों ब्लैक वाले एटम जो हैं, ये अपन ने ब्लैक वाले एटम ही है, वो अपन ने फेस सेंटर पे लिखा हुआ, बॉडी सेंटर पे लिखा हुआ है उनको। तो अपन कहेंगे 4r इज इक्वल टू √2a, सो a विल बी इक्वल टू 4r बाय √2।
वैसे तो अपने आर का वैल्यू 1 दे रखा है वहां पर 1 सेंटीमीटर, वो इजी करने के लिए। अब अपन को लास्ट में सही आंसर आया है, किसी ने आंसर दिया है और क्वेश्चन मार्क लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाने वाला सही है। तो मुझे ना इसमें ये पता चल गया कि इसमें मतलब कितना अपना एच लेंथ है। अच्छा देखिए एक बात, जो ए का वैल्यू एज लेंथ अपन को आया ना, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी उतना ही होगा, ये अपन को अच्छे से पता है। और कलर नहीं है तो अपन को एक बात अच्छे से पता है कि सर देखो, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मुझे पता है, इसका रेडियस मुझे आपने कैपिटल आर कहा है, इसका रेडियस आपने छोटा आर कहा है, ये कहा। अब मैं पहले तुमको देखो, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस तुमको पता है। अब मैं पहले आपको समझाता हूं इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन कोऑर्डिनेशन नंबर। देख भाई, ये 4 एटम है जो कि एक स्क्वायर बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, ये लो मैं एक स्क्वायर बना सकता हूं, एक स्क्वायर बना लिया। और मेरे पास 2 एटम है जो मैं इनके मतलब ये एटम रखा जो इन चारों को टच करता है, एक एटम बॉटम से इन चारों को टच करता है, बिल्कुल करता है। एक छोटा एटम मैंने यहां पर ही तो रखा है, तो रख दिया। अब बताओ, अपन कहेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ब्लू वाले का 4, ये कॉर्नर वाले, और रेड वाला नहीं 6 हो जाएंगे, ऊपर वाला और बॉटम वाला भी तो है, तो अपन कहेंगे 6 हो। अब अपन कहेंगे इसका 6 एटॉमिक नंबर इसलिए है क्योंकि इसको, ये ब्लू वाले का, क्योंकि सभी 6 एटम इसको टच करेंगे, ऊपर से रेड वाला, बॉटम से भी रेड वाला, ये चारों एटम और ये। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस ब्लू वाले एटम को हटा लेता हूं, मैंने ब्लू वाला एटम हटा लिया, ठीक है, मैंने ब्लू वाले एटम को हटा लिया। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ब्लू वाले एटम को हटा लेता हूं तो इन चारों को मैं ऐसे बनाता हूं, है? ये 4 मैं ऐसे बनाता हूं, ये 4 मैंने दूर दूर बना दिए, ये आपस में टच नहीं करते, लेकिन स्क्वायर अभी भी बना रहे हैं, सभी के बीच में इक्वल डिस्टेंस। अब मैंने इस पर रेड वाला आइटम एक ऐसे रखा, एक ऐसे रेड वाला आइटम रखा और एक बॉटम में। तो तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन एटम्स को थोड़ा सा दूर बना दूं, सॉरी बेटा लो, वो मतलब नेट प्रॉब्लम था और मुझे ना बहुत जोर से गुस्सा आया था कि यार मतलब एक तो नेट सैटरडे से अभी ठीक हुआ, ठीक है, और फिर गया, अब मैं बस फोन लगा के उनको चिल्लाने ही वाला था इस बार कि मतलब तुम लोगों को कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा, वैसे एजुकेशन पूरा बच्चों का खराब कर रहे हो। चलो हाँ, अपन ये बता रहे थे बेटा, देख अगर मेरे पास 2 एटम है, 1 2 3 4 ही एटम है, ठीक है ना, अगर मैं इन एटम्स को थोड़ा दूर करूं, इन एटम को थोड़ा दूर दूर लेके जाता हूं, तो अच्छा बताओ, रेड वाले एटम में ऊपर वाला जो रखा था और नीचे जो रेड वाला एटम रखा था, उनमें डिस्टेंस कम होगा या बढ़ेगा, क्या बताएंगे अपन, बताओ उनमें डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा या बढ़ेगा, क्या बताएंगे अपन, डिस्टेंस कम होगा, बिल्कुल। अगर अपन ने ऐसे ना इधर 4 एटम रखे थे ना, अगर उन चारों एटम को अपन क्या करें, थोड़ा दूर ले जाए ना, तो ये दोनों एटम पास आ जाए। मतलब जो पहले आप ब्लू वाला एटम यहाँ पर कितने बड़े साइज का रख रहे थे, हाँ, है ना, पहले अपन ब्लू वाला एटम कितने बड़े साइज का रख रहे थे, अपन पहले रख रहे थे 0.414 आर, और अगर वो ऊपर वाले रेड वाला एटम और नीचे रेड वाला एटम अगर पास आ जाएंगे, तो फिर वो एटम जो होगा उसका साइज छोटा हो जाएगा, ये एटम तो दूर चले गए और रेड वाले एटम मतलब पास आ गए, तो जो रेड वाले एटम है बस वही टच कर सकते हैं, जो रेड वाले एटम होंगे बस वही टच करेंगे ब्लू वाले को, क्योंकि अब उसका साइज भी छोटा हो गया और ये दूर चले गए, तो ऑब्वियसली बात है अगर साइज छोटा हुआ इसका और ये दूर चले गए और रेड वाले एटम पास आ गए, तो ऑब्वियसली बात है उसे सिर्फ रेड वाले एटम टच कर रहे हैं, बिल्कुल यही सिस्टम यहाँ पर। ये 4 एटम दूर दूर हैं, वो आपस में टच करते नहीं है, और
इन चारों एटम को ये रेड वाला टच करता है, इन चारों एटम को ये रेड वाला टच करता है। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये दोनों टच करते होंगे ब्लू वाले को, ऑब्वियस सी बात है, रेड वाला दोनों ऊपर नीचे से ब्लू वाले को टच करते हैं। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 बड़ा आर प्लस 2 छोटा आर, इसके लिए 2 छोटा आर ले लेते हैं, छोटा आर इज इक्वल टू हो जाएगा एज लेंथ। अपन को छोटे वाले का साइज कैलकुलेट करना है और एज लेंथ अपन को गिवन है, तो छोटे वाले का साइज कैलकुलेट कर देते हैं। तो अभी अपन को कोऑर्डिनेशन नंबर तो पता चल गया, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 2, क्योंकि उसे सिर्फ रेड वाले एटम टच करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 2 हो गया। ये तो दूर दूर होंगे, ये तो टच कर नहीं सकते उसे, सिर्फ रेड वाले एटम टच कर रहे होंगे, क्योंकि वो एक जगह रेड वाला एटम इधर से ये और उधर से ये बीच में ये ऐसे टच कर रहे होंगे उसको, और ये एटम तो दूर दूर है। हाँ, अगर ये एटम सभी टच कर रहे होते कॉर्नर वाले आपस में, तो फिर अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। तो फिर ये थोड़े दूर दूर भी जाते हैं रेड वाले, मेरे ख्याल से अपन को समझना है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और सब्स्टिट्यूट करके अपना आंसर बता देते हैं भाई कितना आंसर आना चाहिए। तो अपन कहेंगे देखो भाई 2r प्लस 2r इज इक्वल टू ए कितना गिवन है 4r बाय रूट। अपन सबको पता है r का वैल्यू तो आपने 1 दे रखा है, साइज ऑफ लार्जर एटम, तो इसको 1 डाल देते हैं, तो 1 प्लस 2r इज इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय रूट 2। r कैलकुलेट कर लेते हैं, ये लो भाई r का वैल्यू, r क्या मतलब ऐसे कर लेंगे। तो अपन कहेंगे सर इतना ही साइज तो आपने बताया था वो ट्रायंगुलर वाइड में, बिल्कुल सेम साइज ही तो लिखा था ट्रायंगुलर वाइड में, तो वो इत्तेफाक से आया है, ऐसा नहीं है कि उतना ही रखा जाएगा, ये कोई ट्रायंगुलर वाइड थोड़ी था। समझ में आया मेरे ख्याल से सबको समझ में आया। अगर किसी को फिर भी डाउट है आप एक बार सोच लो, अपन को क्या करना पड़ा, अगर ये सभी 6 के 6 एटम आपस में टच करते तो ऑक्टाहेड्रल वाइड बनता, तब अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बोलते। लेकिन अगर ये स्क्वायर, अगर अपन ने इसको थोड़ा दूर कर दिया तो फिर रेड वाले एटम आपस में पास आ जाएंगे, पास आ जाएंगे तो उधर छोटा एटम रखा जाएगा, छोटा एटम अपन बता देंगे कितने बड़े साइज का होगा, बता दिए। भाई किसी भी क्यूब के सेंटर से दूसरे क्यूब के सेंटर अगर क्यूब है तो उसका डिस्टेंस तो एज लेंथ के बराबर ही होगा, मेरे ख्याल से अपन को समझ में आ गया। अब सपोज करते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन, अब एफसीसी की बात करते हैं, पर एफसीसी में भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं तो उनको भी बना लेते हैं। देखते हैं भैया एफसीसी में तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो चलो अपन एफसीसी की बात करते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं एफसीसी से रिलेटेड, फिर अपन मतलब और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं कहूंगा सपोज करते हैं अपने पास मैंने एफसीसी यूनिट बनाना है, तो अपन मैं आपसे एक क्वेश्चन कहूंगा कि भाई देख, to form an FCC unit cell, an FCC unit cell, A atoms are A type of atom है, of atom are placed at the corners, and B type of atom at the face center, at the face center. Calculate the molecular formula of unit cell. तो अपन को यूनिट सेल का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करके बताना है, तो बताओ भाई क्या बताएंगे अपन मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ यूनिट सेल। मैंने आपको जो बोला है मेरे ख्याल से यू गॉट इट व्हाट आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको बोला है अपने पास एक यूनिट सेल है, और यूनिट सेल में अपन को पता है जो आपने यूनिट सेल बनाया है, तो इसमें ए टाइप का एटम तो कॉर्नर पे है, ए टाइप का एटम तो कॉर्नर पे है, ए बी थी बिल्कुल, और बी टाइप का एटम अपने पास फेस सेंटर पे थे, एक पीछे एक आगे। तो जो फेस सेंटर पे है वो तो अपन कहेंगे 1/2 होगा, और जो कॉर्नर पे है वो 1/8 होता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बता देंगे अपन भाई, मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी इक्वल टू ए हो गया 1/8 into 8 और बी हो गया 1/2 into कितने फेस सेंटर थे 6, दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ए बी 3 हो गया अपने पास, मेरे ख्याल से अपन सबको समझ में आया।
ठीक है, तो मैं दूसरा एक क्वेश्चन बनाता हूं। मैंने एक करके भी दिखा दिया कि भाई चलो ठीक है, अपन को पता तो चले करना क्या है। FCC unit cell is formed by p type of unit, p type of atoms। मैंने पूरा FCC p टाइप ऑफ एटम से बनाया, मतलब कॉर्नर और फेस सेंटर से बीच में। एंड Q atoms are placed in half of the tetraederoid, in half of the tetraederoid, whereas R atoms in half of octaederoid. Calculate the empirical formula of unit cell. Calculate the empirical formula of unit cell. Empirical formula of unit cell. चलो भाई, अब क्या करेंगे अपन बताओ। Calculate the half of the unit cell. आया, चेक करें अपन, बताओ भाई, चेक करो। अब अपन को क्या करना है ना, ये देख, पी एटम्स सभी जगह है, मतलब फेस सेंटर पे भी है और सभी जगह है। तो ठीक है ना, अपन कहेंगे देख भाई, अगर अपन को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है ना, तो अपन कहेंगे पी, बोलो, P8Q8R। P8Q8 और R आ रहा है, तो मैं एक बार चेक कर लूं, मेरे ख्याल से ठीक है। तो कुछ कुछ मुझे लग रहा कि अलग होना चाहिए, तो अपन एक बार चेक करते हैं। तो P कॉर्नर पे है, अपन ऐसे कैलकुलेट करेंगे कॉर्नर से, किसी को डाउट नहीं। अपन ना पूरा दिखना चाहिए अपन को, मतलब सारा कुछ पता है तो फिर दिखेगा ना। और फेस सेंटर से 1/2 इंटू 6 फेस है, तो ये फेस सेंटर से है। पी तो इतना है अपने पास, ये तो हो गया भाई पी मेरे पास। क्यू कहां पर प्रेजेंट है, क्यू हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल, अपन कहेंगे देखो भाई, इसमें z इफेक्टिव होता है 4, मतलब ऑक्टाहेड्रल 4 है और टेट्राहेड्रल इसमें 8 होंगे।
किसी को डाउट नहीं होगा इसमें। वर्ड्स अपन ने पढ़े हुए हैं, बिल्कुल ये हो सकता है जो लास्ट में आंसर दे रहा है। क्यों अपन कहेंगे, देख भाई 8 है और आपने कहा है हाफ आर फिल्ड विद क्यू। भाई अपन को पता है कि ऑक्टा क्या होता है, जेड इफेक्टिव के बराबर, और टेट्रा कितना होता है, जेड इफेक्टिव डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई। ये टेट्रा टेट्राडेल वाइड होता है, ये ऑक्टाडेल वाइड होता है। तो एफसीसी में टेट्राडेल वाइड 8 थे, हाफ अपन ने फिल किया, क्यू से बना दिया। अब आर में अपन ने लिखना था भाई ऑक्टाडेल वाइड कितना होता है, जेड इफेक्टिव के बराबर, और एफसीसी में जेड इफेक्टिव होता है 4। तो अपन कहेंगे ये 4 × 1/2 हो जाएगा। अब अगर किसी को डाउट है इसमें तो भाई वो पहले बोल दे कि सर हमको डाउट है। अगर किसी को डाउट है तो वो बता देगा कि सर हमको डाउट है इसमें, मैं उसको आंसर उसका क्लियर करूँ। तो अपन क्या करेंगे सर भाई, क्यू और आर का बता दीजिए ना। ये तो आ गया 4, क्यू और आर का। अब देखना, अपन को पता था कि टेट्राहेड्रल वॉइड तो नियर ईच कॉर्नर पड़ा हुआ है, अपन ने पढ़ा ना अपन ने, और पहले लिखा था अपन ने कि देख डेफिनेट टाइप ऑफ वॉइड 2 ही होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने ही होते हैं जितना जेड इफेक्टिव होता है, और इसका जेड इफेक्टिव 4 आता है, वही तो 4 लिखा अपन ने, 1/8 × 8 एट द कॉर्नर एंड हाफ एट द फेस एंड। 6 फेसेस थे, तो ये जेड इफेक्टिव के बराबर होता है। सो जेड इफेक्टिव एफसीसी यूनिट सेल का जेड इफेक्टिव 4 होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमेशा 4 होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा 8 होते हैं एफसीसी यूनिट सेल। तो अपन ने कहा भाई क्यू मेरे पास 4 आ गया, आर मेरे पास 2 आ गया, ये आया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम। रेशियो के लिए अपन क्या करें, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी इक्वल टू P2 Q2 और R। ये अपना आंसर है। अगर किसी को डाउट है तो अभी भी बोलो, ये वाला पार्ट अपन सबको पता था पहले से, इसी के बेसिस पे तो सॉल्व कर लेंगे। अभी भी अगर डाउट है ना किसी को, तो मतलब मेरे बताने के बाद भी, वो भी बताने के बाद, तो भी आप बोल सकते हो नहीं सर अभी और डाउट है, और बताओ ना कैसे, क्या पार्ट में कैसे आया। अपन को पता था टेट्राहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट नियर ईच कॉर्नर, 8 कॉर्नर थे, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, हाफ फिल्ड करना है, हमने लिख दिया। ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक सेंटर में होता है और 1/4 ऑन ईच एज, आपने सब कुछ लिखवाया हुआ है। आपने कहा था 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं जेड इफेक्टिव के बराबर, उनमें से आधे फिल्ड है, ये आपने बता रखा है मुझे। तो मैंने 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड थे, हाफ फिल्ड है, तो हाफ कर लिया, मैंने अपना फॉर्मूला बना लिया, वो बना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सिंपलेस्ट रेशियो इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। बना, किसी को डाउट है तो बताओ। अगर किसी को डाउट नहीं है तो फिर मुझे आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। मैंने इसको हटा दिया। कैलकुलेट द यूनिट, ये मेरा क्वेश्चन है। So calculate the empirical formula of the unit cell when the atoms from any 3 corners are removed. मतलब सब कुछ वही है, लेकिन अब मुझे कैलकुलेट करना है कि मैंने 3 कॉर्नर से एटम को रिमूव कर दिया, तो पी का नंबर चेंज हो जाएगा। मतलब मैं क्या करूंगा, सब कुछ आपने वही दिया मुझे, लेकिन आपने किसी 3 पी से, किसी 3 कॉर्नर, कोई भी 3 कॉर्नर पी को निकाल दिया। तो अपन कहेंगे सर ये तो बड़ा इजी हो गया हमारे लिए। आंसर क्या है, पी पहले आप 1/8 × 8 लिख रहे थे, अब क्या हो जाएगा 1/8 × 5 हो जाएगा, और क्या, 3 तो हटा दिया आपने, ये 1/8 कॉर्नर पे होता है।
8 कॉर्नर थे तो मुझे 8 लिखना पड़ता 8 कॉर्नर की वजह से। अब आप खुद ही बता रहे हो कि किसी 3 कॉर्नर से निकाल दिए, तो इसका मतलब 8 में से कितने बचे मेरे पास? 5 बचे, तो कॉर्नर वाले तो हो गए ये। फेस सेंटर से तो नहीं निकाला ना? नहीं, तो फिर उसके पूरा अकाउंट करूंगा। हाफ फेस सेंटर पे होता है और 6 हो गए। ये तो हो गया पी वाले जो कॉर्नर पे थे और फेस सेंटर पे थे, जिससे आपने यूनिट सेल बनाया। क्यू वाले आइटम में आपने कोई चेंज किया नहीं, इसलिए मैं वही लिख देता हूँ 8 इंटू 1/2। और ना ही आपने चेंज किया क्या आर वाले आइटम, तो 4 इंटू 1/2। तो मैं अपना फॉर्मूला बना लेता हूँ भाई। फॉर्मूला कितना बच जाएगा मेरे पास? ये तो 3 हो जाएगा और वो 5/8 हो जाएगा, तो पी हो जाएगा 5/8 प्लस 3 और क्यू हो जाएगा 4 और आर हो जाएगा 2। ये 5/8 को अपन लिख लेंगे 24 प्लस 5 9, 29/8 आ जाएगा अपने पास। तो P 29/8 आ जाएगा और Q 4 आ जाएगा और R 2 आ जाएगा। अब अपन ना किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को या एम्पेरिकल फॉर्मूला को ऐसे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो ठीक है ना, 8 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे हो, कर देता हूँ। P हो जाएगा 29, Q हो जाएगा 3 4 8 जा 32 और R हो जाएगा 8 2 जा 16। लो भाई, ये हो गया। अब इनका कोई रेशियो तो बन नहीं सकता, इसलिए चाहे इसे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल दो या एम्पेरिकल फॉर्मूला बोल दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, इसका रेशियो बन ही नहीं सकता। इसलिए ये एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलो या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलो भाई, आपकी मर्जी, यही इसका रेशियो है। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे आप निकाल भी सकते हो कहीं से और फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ सकते हो। हाँ, तो यही तो कंसेप्ट है, यही तो कंसेप्ट है। ऐसे ही तो क्वेश्चन आता है मेंस में। बनाओ मॉलिक्यूलर। सर पर बोलो। अगर एटम्स निकालेंगे कॉर्नर वाले तो फिर वॉइड्स भी तो चेंज हो जाएंगे ना? हमें तो कोई मतलब नहीं है, तुमने तो बोला, हमने कर दिया। भाई एक बात बता, जैसे मान ले अपन ने कहा अपने पास ये था, इसको रखने से ही टेट्राडेलवाइड बनेगा। अब भाई किसी एटम में से ये वाला एटम गिर गया यूनिट सेल में से, तो अपन ये कहेंगे बाकी 3 तो ऐसे तो जमे होंगे ना कि वो टेट्राडेलवाइड बना सकते हैं। अगर उधर वो एटम को फिट कर दिया जाए तो बना तो होगा ना, तो वो अज्यूम कर लेंगे। तुमने कहा, हमने अपने मान लिया भाई। अपन कहेंगे नहीं नहीं, आपने कॉर्नर वाला एटम निकाला तो टेट्राडेल वहां नहीं हो पाएगा। फिर हाँ, तो ठीक है ना, अरेंजमेंट तो बाकी एटम का वैसा ही है ना, जिससे कि वो टेट्राडेल बन सकता है वहां पर। हमने इसलिए काउंट नहीं किया क्योंकि वहां से एटम आपने हटा लिया था। आपने लिखा ना एफसीसी यूनिट से। समझ में आया? तो अपन को बिल्कुल नहीं सोचना है कि वहां पर अब वॉइड बनेगा कि नहीं बनेगा। भाई वहां खाली जगह तो उसी टाइप के वॉइड की है, तो एटम तो उसी साइज का रखा जा सकता है ना। अगर इसको हटा भी दोगे तो यहाँ पर जो वॉइड बनता है, एटम का साइज तो उतना ही बढ़ा जाएगा ना वहां, 0.225 ऑफ आर। समझ में आया? इसलिए अपन को बिल्कुल नहीं सोचना है। अब बताओ, अब किसी के दिमाग में और कुछ चल रहा है तो बोलो, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा। कोई डाउट नहीं, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन, एफसीसी यूनिट सेल is formed by X type of atom. Y atom in all octahedral wide. Y atom in all octahedral wide. And Z atom in all tetrahedral wides. ठीक है, सब जगह रखा मैंने, कोई यहाँ फर्क नहीं किया। Calculate the empirical formula. The empirical formula. If all the atoms along, if all the atoms along one of the body diagonal are removed. Body diagonal is removed.
Calculate the empirical formula if all the atoms along one of the body diagonal is removed. अब बताओ क्या करेंगे अपन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? बोलोगे तो मैं फिर से आपको मतलब सारी चीजें पता है, वैसे कहाँ टेट्राहेड्रल होता है, कहाँ ऑक्टाहेड्रल होता है, वो आपको पता है। मैं इसमें एक और पार्ट लिख देता हूँ, इसमें ए कर देता हूँ, इसको ए कर लेते हैं, तो मैं ए बी करके ऐसे क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, क्योंकि मुझे एफसीसी से काफी सारे क्वेश्चन पूछने हैं, तो तुम मुझे बताते जाओगी सर अब इतना होगा, अब इतना होगा, तो ऐसे इसको ए लिख लेता हूँ, फिर बी पूछूंगा बाद में, या पहले मैं इसमें लिख देता हूँ, फिर आप उस पर भी फोकस करोगे ना, पहले इसी पे फोकस करो। मैं बी और सी भी पूछूंगा, 3 पूछूंगा मैं, ताकि आपको हर एक पार्ट दिखे एफसीसी का। तो अपने पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, अब मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं बनाऊं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मैं इसको हटाता हूं, चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हैं। अच्छा देख, मैं क्या करूंगा, पहले एक यूनिट सेल बना लेता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा अपन का। एक यूनिट सेल ऐसे बना लेता हूँ, थोड़ा बड़ा बनाता है मैंने, ताकि उनको दिखे सब कुछ। मेरे पास एक यूनिट सेल मैंने ऐसे बना लिया, ये है, मैं एक यूनिट सेल ऐसे बना रहा हूँ। अब मुझे एक बात पता है अच्छे से, एक बात अच्छे से पता है, ये तो हो गया कॉर्नर एटम, और ये हो गए फेस सेंटर एटम्स। तो अपन कहेंगे देख भाई, फेस सेंटर एटम ये पीछे वाला और ये आगे वाला, ये फेस सेंटर एटम है, ये पीछे वाला बैक साइड वाला और ये फ्रंट साइड वाला, ठीक है भाई। तो अपन क्या करेंगे ना, इसमें ए का आंसर लिख रहा हूं मैं, एक्स तो हो जाएगा 4, क्योंकि अपन ने मतलब ये बना लिया, लेकिन अभी अपन कहेंगे ऐसे एक्स नहीं लिखूंगा मैं, अभी मैं बॉडी डायगोनल की बात करते हैं। मैंने क्या किया, इस बॉडी डायगोनल से इससे लेके यहां तक एक बॉडी डायगोनल बनाता हूं, ये ले भाई मैंने एक बॉडी डायगोनल बना दिया। हम सबको पता है अच्छे से, सेंटर में एक ऑक्टाहेड्रल होता है, और हर एक कॉर्नर के पास उस बॉडी डायगोनल में एक टेट्राहेड्रल होता है। भाई बिल्कुल कॉर्नर के पास जो टेट्राहेड्रल अपन ने क्या किया था, इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, और जो इसका 1/8 पार्ट आया था ना अपने पास,
उस 1/8 पार्ट का सेंटर एक टेट्राहेड्रल का सेंटर था। अब अपन क्या करेंगे, देख भाई, अगर आप कहोगे इसको निकाल दो, तो x आपने कितने निकाल दिए, 2 निकाल दिए x, अगर एक बॉडी डायगोनल की बात करोगे तो, क्योंकि एक ये कॉर्नर वाला, एक ये कॉर्नर वाला, मतलब मेरे पास जो 1/8 था जिसे मुझे 8 लिखना था, अब मैं 6 लिखूंगा, क्योंकि अलोंग बॉडी डायगोनल आप सारे एटम हटाने वाले हो। तो आप x कौन से निकाल दोगे, ये कॉर्नर वाले x निकाल दोगे, बॉडी डायगोनल के अलोंग आप निकालने वाले हो एटम्स। y को आपने कहा रखा था ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड चला जाएगा जो सेंटर में था, तो मेरे पास y बचा 3। अब मैं बात करूंगा किसकी, अब मैं बात करूंगा टेट्राहेड्रल वॉइड की। टेट्राहेड्रल वॉइड जो मुझे 8 होने चाहिए थे, 2 तो निकल गए, एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, 4 बॉडी डायगोनल बनेंगे इधर किसी भी क्यूब में, 8 कॉर्नर है तो 4 डायगोनल तो बनेंगे। तो अपन कहेंगे आपने कितने, 2 टेट्राहेड्रल निकाल दिए, तो 8 थे, 2 निकल गए, 6 बचा। अब इसको देख लेते हैं क्या है, 2 कॉर्नर वाले एटम निकल गए थे ना, क्योंकि अलोंग वन ऑफ द बॉडी डायगोनल सारे एटम निकाल दो। क्या करें अपन, अपने पास बचा ये x हो गया अपने पास 6 बाय मतलब 3/4, और y हो गया मेरे पास 3, और z हो गया मेरे पास 6। फेस सेंटर वाला नहीं लेना, फेस सेंटर वाला जा ही नहीं प्लस सकता, 3 फेस सेंटर वाला तो किस, अच्छा इसमें फेस सेंटर पर ने काउंट नहीं किया यार, ये वाला ना, मैंने वो तो याद रखा, ये 1/8 इंटू 6 हो जाएगा, +3 भी हो जाएगा, तो इधर +3 भी तो करना पड़ेगा, 3/4 +3, ये टोटल, क्योंकि 2 ही आइटम निकले ना 1/8 वाले, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे भाई, बिल्कुल करना पड़ेगा अपन को। तो अपने पास आया 3 4 12 15 भाई, तो x आ गया अपने पास 15/4, और y आ गया अपने पास कितना 3, और z आ गया अपने पास 6। चलो 4 से मल्टीप्लाई कर लेता है, मेरे पास आ गया x आ गया 15, y आ गया मेरे पास 12, और z आ गया मेरे पास 24। भाई देख लो, अगर किसी को डाउट है तो पहले मुझे बता दो। ये तो आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे पास, अगर किसी को डाउट है तो वो बोलेगा भाई। अब मैं इसको एक रेशियो बना लेते हैं, सिंपल रेशियो, मेरे ख्याल से तीनों ना 3 के टेबल में आते हैं, तो 5 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, और 8 ले लेते हैं। तो x5 4 y4, और अपने पास z आ गया अपने पास 8। ले भाई अपने पास ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। किसी को डाउट है तो बोलो, समझ में नहीं आया तो भी बोलो, डाउट है तो भी बोलो, अगर समझ में आया तो मेरे दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो। सर वो, सर आपने जो y3 लिखा वो क्यों लिखा? y को 3 इसलिए लिखा ना बेटा, देखना ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटल कितने होते हैं, 4, सेंटर में हाँ पूरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, मतलब उस बॉडी डायगोनल पे वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएगा जो सेंटर में होता है, मतलब जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आप डालने वाले थे ना ये y एटम को, वो तो आप रिमूव करने वाले हो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, तो माइनस बचेंगे कितने फिर, 4 होते हैं, एक सेंटर वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाला एटम आप हटाने वाले हो, मतलब y जो सेंटर में था उसको हटाने वाले हो आप, पक्का? यस सर। अच्छा ठीक है, मेरे पास दूसरा सेंटेंस ये था, इफ all the atoms along one of the face are removed। अब मुझे लगता है तुम लोग बता के रहोगे, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया मैंने क्या किया है, एम्पेरिकल फार्मूला से, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला था, फिर अपन ने एम्पेरिकल फार्मूला बना दिया। All the atoms along one of the face are removed, किसी भी फेस के along सारे एटम हटा दो। किसी एक के फेस के along सारे एटम हटाने हैं अपन।
अपने पास आंसर आ गया। वो कह रहा है x y तो 4 बिल्कुल करेक्ट, z 8, z में क्या था टेट्रावाइट। y का गड़बड़ लग रहा है अभी, मतलब नाम नहीं बोलना चाहता मैं, बट y का गड़बड़ लग रहा है। नाम बोल भी सकते हैं यार अपन सब, मतलब उसमें क्या है, ऑल आर फैमिली, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अगर कोई डाउट है तो अपन करेंगे। x अपने पास नहीं, अरे इन एक फेस के अलोंग लिखेंगे तो अपन क्या करेंगे भाई, 4 तो x निकल गए, मतलब कॉर्नर वाले 1/8 होता है, एक 4 निकाल दिए अपन ने तो 4 ही तो बचे x। लेकिन x अपन ने वो थोड़ी निकाले फेस सेंटर वाले, इधर वाले तो होंगे ना, ये एक फेस वाला निकाल दिया ना, इसको निकाल दिया ना, बाकी तो फेस सेंटर होंगे ना। तो y जो होगा वो अपना होगा फेस सेंटर पे हाफ होता है एक एटम, तो आपने एक फेस से निकाला ना इधर y जो था अपना वो नहीं, गलत, x की बात कर रहा हूं मैं। सर x में ही फेस सेंटर आएगा ना। हाँ x ही फेस सेंटर है, तो वही वो बार बार उधर भी तो वही हो गया था गड़बड़। तो अपन कहेंगे अभी फेस सेंटर पे कितना है भाई, हाफ होता था, एक फेस सेंटर का एटम निकाल दिया, बाकी 5 तो बचे, 5 तो लिखो, लो लिख दिया भाई। अब y की बात करते हैं, y क्या है ऑक्टाडेल वॉइड। तो ऑक्टाडेल वॉइड कितने हो गए, ऑक्टाडेल वॉइड कहाँ कहाँ होता है तुमको पता है क्या? तुम्हें पता है अपन ने ऐसे बनाया था, 1 octahedral void at each edge center। हाँ सर। हाँ सर। तो हाँ फिर सर। अपन लिखेंगे 1 octahedral void at each center, edge center, मतलब 1/4 1/4 1/4 1/4, मतलब एक गया। तो octahedral void कितने बचेंगे, 3 बचेंगे अब भाई, एक तो सेंटर वाला बचेगा और 1/4 वाले बचेंगे बाकी एज सेंटर पे ना, 4 एज सेंटर से हटाओगे ना आप। आपने लिखा था ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक तो सेंटर में होता है, और 1/4 × 12 लिखा था आपने, तो बताए थे 4 होते हैं। अभी 1/4 × 12 थोड़ी होगा, तो 4 हटा देंगे तो 8 लिखना पड़ेगा। 4 तो हटा दिया ना अपन ने एक फेज। अब z की बात करते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड कोई नहीं होता फेस पे, सब कॉर्नर के पास होते हैं, फेस पे कभी नहीं होता। तो z तो अपना 8 ही रहेगा। लो भाई बना लो अपना फॉर्मूला। हाँ कितना आया, ये 1/2 आया, प्लस 5/2 करना है अपन को, y अपने पास टोटल 3 आया ना, और z अपने पास 8 आया, बस इसी को सॉल्व करना है। कितना आ गया अपने पास, x 3 y 3 और z 8। लो भाई अपना आंसर बन गया। y 4 कैसे होगा, y 4 नहीं हो सकता भाई। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो फेस सेंटर इधर एज सेंटर पर जो होता है वो अपन ने हटाया वहां से, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में y था ना, उसको हटाना पड़ेगा ना अपन को, बोलो। अब पता, जब आप ये सारी sir. चीजें पढ़ रहे हो ना, अब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई कौन सा वॉइड कहाँ होता है और एटम कहाँ रखते हैं अपन। तभी तो अभी तक मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया था, अब समझ में आया कि हाँ यार क्या करना होता है। सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है बेटा, अभी अपने क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, मुझे अपने क्वेश्चन सभी और भी पूछने हैं, लेकिन अपन अब नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ एक बार रिपीट करके। अपना जो होमवर्क है वो एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड के 25 क्वेश्चन, फर्स्ट 25 क्वेश्चन, ठीक है। और डीपीपी अपन ने 3 कर लिए हैं, डीपीपी अपन 3 कर चुके हैं डिस्कस। तो फोर्थ सर वाला फर्स्ट चैप्टर का है ना। हाँ ठीक है ना, ये जो एनसीईआरटी है वो सॉल्यूशंस वाला है, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला चैप्टर, वो एनसीईआरटी से सॉल्व करने हैं बिल्कुल। सर आप डीपीपी भेज दीजिए ग्रुप पे। डीपीपी भेज दिया ना मैंने, किसी ने मांगा तो था, मैंने भेज दिया। चलो डीपीपी भी मैं वापस भेज दूंगा, किसने बोला था मतलब उसको भेजा मैंने। अगर नहीं भेजा है तो तुम लोग बोल देना, अब नेट आ गया मेरा तो मैं फटाफट भेज दूंगा, और ये भी अभी अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है।